डॉक्टर हर्षवर्धन, आपने कहा था कि लॉकडाउन का वक्त हमें अस्पताल और आइसोलेशन बेड्स तैयार करने का वक्त देगा। क्या अब हम तैयार हैं? क्या अगर परिस्थितियां बहुत खराब होती हैं तो उसके लिए हमारे पास पर्याप्त इंतजाम है? देखिए, हमने सारे देश में कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी और इसी प्रकार से डेडिकेटेड केयर सेंटर्स, ये 3 प्रकार के सुविधाओं की कल्पना की है। उसी के लिए सारे देश को तैयार किया है। और इन सब फैसिलिटीज़ में जहां हमने तैयारी की है, उसके अगर टोटल बेड्स की मैं संख्या को गिनूं, आईसीयू के और आइसोलेशन के सारे मिलाकर, तो ये संख्या करीब 4 लाख से ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा फिर कई हज़ार हमने बेड्स की व्यवस्था रेलवेज़ की मदद से और दूसरी हमारी जो भारत सरकार के जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बेड्स वगैरह, तो कुल मिलाकर सारे देश में हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं विषम से विषम परिस्थिति के भी आने के लिए। जबकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी दुखद परिस्थिति भारत में नहीं आएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन, बतौर स्वास्थ्य मंत्री आने वाले दिनों के लिए नागरिकों को किस तरह से तैयार रहने को कहेंगे आप? लॉकडाउन रहेगा, लॉकडाउन हटेगा, लेकिन तैयारी कैसे अब मानसिक स्तर पर हर व्यक्ति को, हर नागरिक को कैसे सोचना है? देखिए, देश के लोगों को लगातार हम पहले दिन से ही सब प्रकार के जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हो सकते हैं, उसमें एक कॉलर ट्यून भी है टेलीफोन की, जो 117 करोड़ सब्सक्राइबर्स को दिन भर याद दिलाती है सब प्रकार की जिम्मेदारियों के संदर्भ में, बीमारी के लक्षणों के संदर्भ में और उनके द्वारा जो अपेक्षित सावधानियां हैं जो उन्हें लेनी चाहिए उसके बारे में। तो देश के लोगों को मेरा ये कहना है कि आपने अभी तक बहुत जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य को निभाया है, लॉकडाउन को गंभीरता से पालन किया है, सोशल डिस्टेंसिंग गंभीरता से की है। तो ये सारी बातों में किसी भी प्रकार की ढील मत दें। आप लिबरल ना हो। भले ही लॉकडाउन को खोला गया है तो जहाँ जहाँ जितना खोला गया उसको फॉलो करिए और साथ में जो प्रिकॉशंस हैं, जैसा पहले भी मैंने कहा कि मास्क का इस्तेमाल करना, दिन भर अच्छी तरीके से अपने साबुन से हाथ को धोते रहना, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स को फॉलो करना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, और अगर लॉकडाउन है तो घर के अंदर रहना और घर में भी अपने बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखना। इतनी ही तो सावधानी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है और यही मेरा देश के लोगों के लिए संदेश है। डॉक्टर साहब, अब जरा इलाज पर बात करते हैं, क्योंकि तैयारी जो परेशानियां वो तो एक तरफ है, लेकिन अमेरिका के बाद अब जापान सरकार ने भी रेमडेसिविर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। क्या भारत इस पर कोई पहल करेगा? भारत में कौन सी दवाओं पर इस वक्त मंजूरी हो रही है? देखिए, रेमडेसिविर के बारे में अभी दुनिया में उसकी उपयोगिता के बारे में भी जहां एक तरफ रिसर्च और ट्रायल्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो इसको बनाने वाली जो अमेरिका की कंपनी गिलियड है, उसके साथ भी भारत सरकार उच्च स्तर पर बातचीत कर रही है। उसकी भी बातचीत दवा की कुछ कंपनियों के साथ भी हो रही है। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। और अगर इस दवा की बीमारी को ठीक करने में उपयोगिता होगी तो भारत के लोगों के इंटरेस्ट में, भारत के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भारत की सरकार के द्वारा जो भी उचित फैसला होगा उसको करने में हम किसी भी प्रकार की ना तो कोताही करेंगे और ना ही किसी प्रकार से इस संदर्भ में देश के लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता है। एक तरफ दवाएं, दूसरी तरफ लेकिन वैक्सीन जो सबसे महत्वपूर्ण है। इटली ने वैक्सीन बनाने का दावा किया है, क्या इस पर भारत की नजर है? हम क्या करेंगे? देखिए, वैक्सीन के निर्माण के संदर्भ में भारत स्वयं बहुत गंभीरता से प्रयास कर रहा है और इसमें हमारी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री में जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है वो बहुत सहयोग कर रहा है, उन सब लोगों को हैंड होल्डिंग कर रहा है। और जिस प्रकार से अभी करीब आधा दर्जन से ज़्यादा भारत के अंदर ही वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग स्तर पर काम कर रहे हैं। कुछ एक जो है ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज में भी बढ़ रहे हैं
और इसके साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी इन सब दुनिया के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने गावी के चीफ को भी ये कहा है, जो ग्लोबल अलायंस है वैक्सीन्स के संदर्भ में, उनको भी मैंने कहा है कि जो WHO के एफर्ट्स हैं उसमें कोऑर्डिनेशन के स्तर पर और इन्वॉल्वमेंट के स्तर पर भारत एक अग्रणी भूमिका निभाना चाहेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन, भारत की जो कोशिशें हैं दवा पर, वैक्सीन पर, वो कहां पहुंची है? पीएम ने भी बैठक की थी और आप भी मेड इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, क्या प्रोग्रेस है? देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वैक्सीन डेवलपमेंट के मामले में, ड्रग डिस्कवरी के आंदोलन के मामले में, या फिर आयुष की दवाइयों को हर प्रकार से समर्थन देने के मामले में फ्रंट से लीड कर रहे हैं, वैज्ञानिकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको गाइडेंस दे रहे हैं और स्वयं चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उन्होंने स्वयं एक मीटिंग की सारे वैज्ञानिकों के साथ, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम भारत में जिस प्रकार से अभी आयुष की भी कुछ जो दवाइयाँ हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहली बार भारत के इतिहास में क्लिनिकल ट्रायल्स को शुरू करने की, प्रोफाइलेक्सिस की दृष्टि से भी और ट्रीटमेंट की दृष्टि से भी जो एक पहल की है, ये भी आने वाले समय में ऐतिहासिक हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन, अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसके मुताबिक जो रिकवरी रेट है उसमें इजाफा हुआ है, लगभग 29 से 30% लोग अब रिकवर कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जहां पर मृत्यु दर बहुत ज्यादा है, जैसे हम उज्जैन देख रहे हैं या फिर अहमदाबाद में देख रहे हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, जो ग्लोबल मोर्टालिटी रेट है वो तो 7-8% के करीब है। हमारा तो 3 और 3.5 के बीच में ही एवरेज मोर्टालिटी रेट जो है वो चेंज होता रहता है। कुछ स्थानों पर जहां ये इससे थोड़ा ज़्यादा है तो वो हॉट स्पॉट्स हैं, जहां शायद सही समय पर हम अपने कोरोना से पीड़ित मरीज़ों को अस्पताल तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन देश में अधिकांश स्थानों पर जो मोर्टालिटी रेट है वो 3% तक भी नहीं पहुंचा है। हर रोज़ जब मैं विश्लेषण करता हूं तो 0.5% से भी कम लोग वेंटिलेटर पर होते हैं, 1 और 1.5% के बीच में लोग जो है वो ऑक्सीजन पर होते हैं, और 2 और 2.5-3 के बीच में जो प्रतिशत लोग वो आईसीयू के बेड्स पर होते हैं। हमारा जो रिकवरी रेट है वो भी 30% तक पहुंच गया है। आज 17,000 के करीब हमारे मरीज़ ठीक होकर घर चले गए हैं। इसलिए मेरा केवल इतना कहना है कि जो डेथ्स हो रही हैं उसमें भी 80% से ज़्यादा जो है उन लोगों की हो रही हैं जिनको पहले से कोई कोमॉर्बिडिटी है, यानी कि उनके शरीर में पहले से कोई ना कोई और हार्ट की, लंग्स की, किडनी की जो है बीमारियां पहले से विद्यमान हैं। इसलिए बार बार हम इस बात का स्मरण लोगों को कराते हैं कि अपने घर में अपने बुज़ुर्गों का विशेष ध्यान रखिए। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ़ हो तो तुरंत उनको अस्पताल की व्यवस्था में लेके जाएं। उसके लिए लंबा इंतज़ार मत करें, सोचते ना रहें।